Hey everyone, welcome back to my YouTube channel once again बच्चों. My name is आदिश खंकाल एंड सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है बच्चों. आप जैसे जानते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर एसएससी क्लास 10th यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, जो कि आपका टेक्स्ट बुक में मैथ्स 1 के टेक्स्ट बुक में थर्ड चैप्टर है बच्चों, जो कि आपको सेमेस्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड ऑल्सो फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन. यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे बच्चों. हम लोग ने अब तक क्या क्या पढ़ा, तो हम लोग ने टीएन फॉर्मूला पढ़ा, हमने एन कैसे फाइंड करना है पढ़ा, हमने एसएन फॉर्मूला भी पढ़ लिया. तो अभी बचा क्या है? ज्यादातर कुछ बचा नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर में. अभी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बाकी है, एक ही प्रैक्टिस सेट बाकी है एंड वो है वर्ड प्रॉब्लम्स वाला प्रैक्टिस सेट. सो वी आर गोइंग टू टेक ओनली 2 सेशंस रिमेनिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि सबसे पहला टॉपिक आज का है वो वर्ड प्रॉब्लम है एंड फिर बचेगा सिर्फ हॉट्स के 3 क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे. तो आज के सेशन में हम लोग पूरा वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अच्छी तरह से. तो शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स में आप लोगों को कोई टर्मिनोलॉजीज को याद रखना वगैरह कुछ जरूरत नहीं है. जैसे हम लोग ने लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे काफी सारे टर्मिनोलॉजीज को याद रखे थे, यहां पे आपको ज्यादा टर्मिनोलॉजीज को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती. एंड बिलीव मी बच्चा, दिस इज वन ऑफ द चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर है बच्चा जहां पे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट नहीं लगेंगे. इनफैक्ट इसके वर्ड प्रॉब्लम्स वन ऑफ द एडवांटेजेस होता है काफी सारे बच्चों को एग्जामिनेशन में. आप लोग के लिए भी ये एक वरदान होगा, एक ईजी टॉपिक होगा बच्चों, तो समझने की कोशिश करना बच्चों. Let's start with the very simplest word problems and फिर हम लोग थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी से जाएंगे. आपके टेक्स्ट बुक में टोटल 6 वर्ड प्रॉब्लम्स है एक प्रैक्टिस सेट में एंड एक साथ बच्चा एक प्रॉब्लम सेट में एक छोटा सा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी है, उसको भी मैंने यहां पे लिया है. तो टोटल 7 क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम लोग. सबसे पहला क्वेश्चन जो लेंगे वो है प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3. मैं आपको पता है बच्चों, आप लोगों को तो पता ही होगा, मैं रैंडमली लेता हूं सब कुछ, तो लेवल ऑफ इजीनेस से लेवल ऑफ डिफिकल्टी के पास जाते हैं. तो सबसे पहला मैंने क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया. वो था बच्चा, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम. इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड ₹5,000, इन द सेकेंड ईयर ₹7,000, इन द थर्ड ईयर ₹9,000 एंड सो ऑन. Find the total amount that he invested in 12 years. ओके, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. सचिन नाम का एक बंदा है बच्चा, जो हर साल ना सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम होता है, वहां पे हर साल एक अमाउंट को डाल रहा है. बट आप लोग देख सकते हो बच्चों, यहां पे जो अमाउंट को डाल रहा है वो देखो बच्चा, सबसे पहले ईयर में 5,000 हुआ, फिर 7,000 हुआ, फिर 9,000 हुआ. अगर आप लोग देख सकते हो बच्चों, तो यहां पे आपको पता चल गया कि एक सीक्वेंस दिया है, वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है. मतलब इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल द रिक्वायर्ड एपी जो है वो 5,000, 7,000, 9,000 एंड सो ऑन है. टिम्बर टिम्बर टिम्बर. आप लोग देख सकते हो बच्चों, इसको हम एपी क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज यहां पे कांस्टेंट डिफरेंस, एक कॉमन डिफरेंस से हमारा वैल्यू बढ़ रहा है. इसलिए बच्चों यहां पे 2 चीजें तो हमें बोनस में मिल ही जाएंगी. सबसे पहला बच्चा ए का वैल्यू, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म दैट इज 5,000 एंड फिर डी का वैल्यू भी आपको पता है बच्चों कैसे फाइंड करना होता है. इट्स ऑलवेज एनी टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म. 7,000 माइनस 5,000, T2 माइनस T1 भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 2,000. चलो ये 2 चीजें तो हम लोग को हमेशा पता है. हम लोग ने काफी सारे सेशन में ए और डी का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये तो पता है, सीख लिए. अब ना बच्चों यहां पे ए का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया. फिर इन्होंने हमसे पूछा क्या है, यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे कि देखा यहां पे लिखा है फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 इयर्स. यहां पे ना काफी सारे बच्चों को समझ में आता है कि यहां पे T12 निकालना है या S12 निकालना है. मैं आपके लिए जानबूझकर यहां पे थोड़ा सा ना आई हैव एक्चुअली हाईलाइटेड दैट पार्ट, तो हाईलाइटेड वाला पार्ट जरा देखना. द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स. बच्चों जब भी आप लोगों को ये वर्ड टोटल दिखेगा तो दिमाग में एक ही बात आती है. टोटल का मतलब होता है उसने पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में जो भी उसने इन्वेस्ट किया उसका टोटल निकालना, मतलब एडिशन करना, क्योंकि टोटल का मतलब ही होता है एडिशन. तो टोटल ये वर्ड दिखा तो समझ जाने का ये एडिशन का क्वेश्चन है. एंड अगर एडिशन है मतलब कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? देयर इज ओनली वन फॉर्मूला रिलेटेड विद एडिशन एंड दैट इज एसएन फॉर्मूला, है ना बच्चा? तो इधर एसएन फॉर्मूला आने वाला है. बट द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन 12 इयर्स बोला है, इसलिए बच्चों हम लोग को फाइंड करना है S12. कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन. अब बच्चों इन्होंने हम लोग से पूछा ही S12 है, तो हम लोग एसएन फॉर्मूला यूज करेंगे. एसएन के 2 फॉर्मूले होते हैं बच्चों, बट यहां पे हमें ए एंड डी का वैल्यू पता है, लास्ट टर्म नहीं पता होने की वजह से हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी.
अगर आप लोग को ये फॉर्मूला नहीं पता है बच्चों तो जाकर सबसे पहला मेरा इंट्रोडक्शन टू एसएन फॉर्मूला वाला सेशन देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा बच्चों। सबसे पहला वो देख लेना, पूरा 50 मिनट्स का वीडियो है बच्चा, अच्छी तरह से समझ लेना, फिर यहां पे आप लोग आ सकते हो। यहां पे ना बच्चों हम लोग को S12 निकालने बोला है, सो ऑब्वियस है कि हम लोग यहां पे n को 12 से रिप्लेस करेंगे। S12 इज इक्वल टू n/2 विल बिकम 12/2 मल्टीप्लाइड बाय बच्चा 2 इंटू ए जो कि बनेगा 2 इंटू 5000, आपको ए का वैल्यू पता है, प्लस n-1 बताया यहां पे कितना होगा 12-1 मल्टीप्लाइड बाय डी का वैल्यू है 2000। वेरी सिंपल, चलो ठीक है। 12/2 होता है 6, ब्रैकेट को सॉल्व करना धीरे धीरे। 2 इंटू 5000 होता है बच्चों सबसे पहला 10,000 प्लस 12-1 कितना होता है 11 मल्टीप्लाइड बाय 2000। फिर से ब्रैकेट को सॉल्व करते रहना बच्चा, सबसे पहला 10,000 को वैसे ही रहने दो, 11 और 2000 को पहला मल्टीप्लाई करो विच हैपेंस टू बी 22,000। अब फिर से ब्रैकेट को सॉल्व करना बच्चा, सबसे पहला 6 विल रिमेन द सेम, 10,000 और 22,000 एडिशन होता है 32,000, सबको पता है। एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 32,000 कर लोगे ना तो आपको आंसर आपका मिल भी जाएगा विच एक्चुअली अमाउंट्स टू 1,92,000। कितना सिंपल क्वेश्चन था, मतलब पूरे 12 साल में सचिन ने कितना इन्वेस्ट किया ये फाइनल स्टेटमेंट में आप लोग लिख सकते हो बच्चों। द टोटल अमाउंट सचिन इन्वेस्टेड इन 12 years was rupees 1,92,000 एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो देख सकते हो बच्चा क्वेश्चन काफी सिंपल है। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन या तो आप लोग को 3 मार्क के लिए मिनिमम या 4 मार्क के लिए मैक्सिमम आ सकता है। चांसेस है कि 3 मार्क के लिए ही आएगा, बट आई थिंक इट्स वर्थ फॉर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। सिर्फ बड़े बड़े वैल्यूज है, फॉर्मूला तो एसएन का ही है, बस उतना सब्स्टिट्यूट करना है, एज सिंपल एज दैट। क्यों ना एक और क्वेश्चन लिया जाए बच्चा सेम टू सेम टाइप का। प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया मैंने डायरेक्टली, द लास्ट क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट। वो है कि ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड ऑन अ लैंड विच इज ट्रायंगुलर इन शेप। सच बोलो ना बच्चा, ये स्टार्टिंग वाला सेंटेंस का कोई मायने नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वो खाली फुकट का टाइम पास के लिए दिया है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में हम लोग ने ट्री प्लांटेशन करने का प्रोग्राम रखा था एंड वो जो ग्राउंड था वो सर्क्यूलर या फिर रेक्टेंगुलर नहीं था, वो ट्रायंगुलर था। इतना ही तो बोला। हाँ, जो सेकंड स्टेटमेंट है बच्चा वो काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रीज आर प्लांटेड इन सच अ वे दैट इन द फर्स्ट रो, सबसे पहले रो में सिर्फ एक ही ट्री बांधा गया, मतलब वहां पे सिर्फ एक ही ट्री था। इन द सेकेंड रो देयर वर 2 ट्रीज, मतलब जैसे जैसे रो बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके ट्रीज भी बढ़ रहे हैं। फर्स्ट रो में 1 ट्री, सेकेंड रो में 2 ट्री, इन द थर्ड रो देयर वर 3 ट्रीज वेर फॉर्म्ड एंड ऐसे सो ऑन, मतलब ये चलते रहे। तो आपको तो पता चल ही गया होगा बच्चों, यहां पे भी एक आपको एपी मिल रहा है, दिख रहा है बच्चों, एक एपी मिल रहा है। फर्स्ट रो में 1 ट्री, सेकेंड रो में 2 ट्रीज, थर्ड रो में 3 ट्री, फोर्थ रो में 4 ट्रीज, ऐसा चलते रहेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा, द रिक्वायर्ड एपी ओवर हियर दैट हैज फॉर्म्ड इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वाज 1, 2, 3, डॉट 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 सो ऑन। कितना सिंपल है ना। जैसे ही आपको एपी मिल जाता है आप सबसे पहला 2 चीजें तो निकाल ही लेते हो, वो तो सबको पता है। एंड यहां पे तो काफी इजी है, वो तो ए का वैल्यू 1 मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म है, एंड डी का वैल्यू यहां पे एनी टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म, मतलब 2 - 1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो ये क्वेश्चन उल्टा सच बोलूं तो पिछले वाले क्वेश्चन से ज्यादा इजी है, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। क्यों? देखो बच्चों, यहां पे इन्होंने लास्ट स्टेटमेंट देखो बच्चा क्वेश्चन का, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज। बच्चों टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, फिर से टोटल ये वर्ड आ गया। हम लोग ने क्या सीखा था बच्चा, टोटल का मतलब होता है सारे ट्रीज का एडिशन करेंगे तो टोटल मिलेगा ना। आप लोग भी तो अपना मार्क्स दिखाते हो घर में, तो टोटल मार्क्स बोलते हो तो सबका मार्क्स का ऐड करते हो ना, इंग्लिश का कितना है, मराठी का कितना है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो यहां पे टोटल निकालने बोला है, तो टोटल मतलब सारे ट्रीज का एडिशन है जितने भी रोज में है। तो बच्चे यहां पे एसएन फॉर्मूला आ जाएगा, एंड बट एसएन फॉर्मूला तो आ जाएगा, बट हाउ मेनी रोज आर देयर उसको भी मैंने हाईलाइट किया बच्चा, 25 रोज है। तो सम ऑफ द 25 रोज मतलब मुझे यहां पे S25 निकालना है। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। फिर से हम लोग यहां पे एसएन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Sn is equal to n/2 2a plus n-1 मल्टीप्लाइड बाय डी। बच्चों इसके आगे में प्रोसीड करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो के लिए आपके लिए एक असाइनमेंट होगा। वो असाइनमेंट है कि बच्चा हम लोग Sn का यहां पे फर्स्ट फॉर्मूला के साथ साथ सेकंड फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, वो कैसे, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल, यहां पे तो लास्ट टर्म है ही नहीं। दिमाग लगाओ बच्चों, सॉल्व करके देखना, अगर जमता है तो मुझे कमेंट बॉक्सेस में कभी ना कभी तो जिंदगी में सॉल्व करोगे तो जरूर बता देना। चलो ठीक है, हम लोग अभी नॉर्मल इसी मेथड से जाते हैं। तो बच्चों यहां पे Sn का वैल्यू S25 हो जाएगा, मतलब n के जगह पे 25 हो जाएगा, बिकॉज हमें S25 निकालने बोला है। इज इक्वल टू n/2 विल बिकम 25/2।
मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू ए। बच्चा 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, n के जगह पे 25 था, तो 25 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d, दैट इज 1। आई वुड स्टिल सजेस्ट एवरी स्टूडेंट, बच्चा जो भी बिगिनर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वो ये वाला स्टेप जो होता है, ये वाला जो स्टेप होता है बच्चा, जहां पे आप लोग सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, उसमें गलतियां मत करना बच्चा, इफ यू आर अ बिगिनर। चलो S25 यहां पे कितना मिलेगा बच्चा, 25/2 मिलेगा, 2 इंटू 1 तो 2 होता है, प्लस 25 माइनस 1 बच्चों 24 होता है, एंड 24 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो यहां पे क्या मिलेगा बच्चों, सबसे पहले देखो 25/2 में सॉल्व नहीं करूंगा बिकॉज वो डेसिमल में आ जाएगा, बेटर नॉट टू मेक द डेसिमल वाला पार्ट, बेटर इट्स ऐसा ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। 25/2 रहेगा, बाद में ब्रैकेट को सॉल्व करो बच्चों, 24 1 24 होगा, एंड 24 प्लस 2 होता है 26। मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। चलो अभी 25/2 भले ही नहीं हो सकता, बट 2 का टेबल में 26 तो जरूर आता है, तो 26/2 तो हो सकता है, राइट ना। तो कितना हो जाएगा सबको पता है बच्चा, 26/2 हैपेंस टू बी 13। तो यहां पे मुझे 25 मल्टीप्लाइड बाय 13 मिला। बच्चों 25 मल्टीप्लाइड बाय 13 करो, एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, चेक करो बच्चों आप लोग को क्या यही आंसर मिला क्या। द आंसर इज 325। अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो बच्चों हम लोग ने टोटल 25 रो में 25 रोज में कितने ट्री को प्लांट किया गया, आपके सामने आंसर है बच्चों। द आंसर इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज प्लांटेड वाज 325 एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर 3 मार्क के लिए आएंगे तो आपके लिए चांदी नहीं है तो और क्या है, सिंपल है ना बच्चों। चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चों, प्रैक्टिस सेट 3.4 का ही है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3.4 से रिलेटेड ही है। अब हम लोग लेंगे सबसे पहला क्वेश्चन। अच्छा अब भी सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन मैंने पहला क्यों नहीं लिया, थर्ड में क्यों ले रहा हूं, इसका एक रीजन है बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस्ड है पहले के क्वेश्चन से। जैसे देख सकते हो, ऑन 1 जनवरी 2016 सानिका ने डिसाइड किया कि सबसे पहले 1 जनवरी नया ईयर था, उसने रेजोल्यूशन लिया कुछ तो करने का, तो उसने बोला कि आज से मैं सेविंग करना स्टार्ट करती हूं। तो सानिका ने सबसे पहले दिन 1 जनवरी में 2016 के 10 रुपए जमा करने का सोचा पहले दिन। बट उसका नेक्स्ट लेवल देखो क्या मजेदार है, उसने सेकेंड डे में क्या सोचा मालूम है, कि अगर मैंने फर्स्ट डे में 10 रुपए कमाया, मतलब 10 रुपए सेव किया है, सॉरी, तो यहां पे सेकेंड डे में उसने 10 रुपए नहीं तो उसने एक रुपए बढ़ाने का सोचा। तो सेकंड डे में उसने 11 रुपए कमाए, उसने थर्ड डे में 12 रुपए सेव किए। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो बच्चों, उसका सेविंग जो है हर दिन में एक रुपए से बढ़ रहा है। तो क्या मैं यहां पे इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकता हूं कि नहीं? एब्सोल्युटली। सो द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ हर सेविंग विल बी व्हाट बच्चा, फर्स्ट डे में 10 रुपए, सेकंड डे में 11 रुपए, थर्ड डे में 12 रुपए एंड सो ऑन। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, कितना इजी था ना। तो ये अगर हम लोग को यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिला है, तो क्या मैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन को देखा भी नहीं, मैंने यहाँ पे ए एंड डी का वैल्यू निकालने का सोचा। तो ए का वैल्यू तो फर्स्ट टर्म है जो कि 10 होगा, एंड डी का वैल्यू यहाँ पे 11 माइनस 10 कर सकते हो, या फिर 12 माइनस 11 कर सकते हो, जो भी करो कॉमन डिफरेंस होता है, तो आंसर तो सेम मिलेगा। डी का वैल्यू यहाँ पे 1 मिलेगा। वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। अब ना बच्चों यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है कहानी में। ट्विस्ट यहां पे कहानी में यह है कि देखो आप लोग अगर फाइनल स्टेटमेंट देखोगे तो वहां पे लिखा है व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। टोटल का मतलब होता है उसने पूरे साल में कितना सेविंग किया। टोटल का मतलब होता है उसका एसएन फॉर्मूला आ जाएगा, ये तो आपको पता चल ही चुका है, एसएन फॉर्मूला टोटल है। बट बच्चों टोटल सेविंग के लिए पहले वाले क्वेश्चंस पे काफी इजी था, 25 रोज दिए थे या फिर 12 साल दिया था, ऐसे काफी सारी चीजें देखी रखी थी। यहां पे है ना उसने हर दिन में सेविंग किया है, तो टोटल डेज चाहिए। अब टोटल डेज चाहिए अगर मुझे यहां पे, तो बच्चों टोटल डेज कितने होते हैं सबको पता है, बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेज बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर्स बेसिकली। सबसे पहला ईयर होता है बच्चा नॉन लीप ईयर एंड दूसरा होता है बच्चा लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं एंड लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देख सकते हो तो वहां पे 2016 जो ईयर दिया है वो जानबूझकर वहां पे खाली फुकट का टाइम पास के लिए नहीं दिया है बच्चों, उन्होंने उसका कोई एक रीजन था, वहां पे एक मीनिंग था। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चा 2016 इज अ लीप ईयर and a leap year always has 366 days। मतलब सानिका ने पूरे साल में जो कमाई की है उसका दिन कितने थे बच्चा, n का वैल्यू यहां पे 365 नहीं था, 366 था। तो 366 डेज की सेविंग चाहिए हम लोग को यहाँ पे। क्लियर है गाइस? सो बच्चों यहाँ पे द टोटल सेविंग्स डन इन 366 डेज है, तो जाहिर सी बात है दैट विल बिकम S366।
समझा बच्चों ये वाला क्वेश्चन? सिर्फ यही एक थोड़ा सा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट था, बाकी ये क्वेश्चन में सेम टू सेम फंडामेंटल है जो हमारे प्रीवियस 2 क्वेश्चन में थे। तो यहां पे हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज n/2 2a + n-1 मल्टीप्लाइड बाय d। फर्स्ट फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। s n है बट n के जगह पे हम 366 डाल सकते हैं, तो s 366 हो जाएगा इज इक्वल टू 366/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू a, 2 इंटू 10 बनेगा, प्लस n-1 मतलब 366 - 1 मल्टीप्लाइड बाय d। बच्चों d का वैल्यू 1 ही है। चलो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है बिकॉज नंबर थोड़े बड़े हैं, बट यू कैन स्टिल मैनेज बच्चों। 366/2 को मैंने फिलहाल सॉल्व नहीं किया बच्चों, बट यू कैन सॉल्व। मैंने 2 इंटू 10 को 20 कर लिया, 366 - 1 365 होता है, एंड 365 मल्टीप्लाइड बाय 1 बिकम्स 365 इटसेल्फ। बच्चों यहां पे मैं सॉल्व कर सकता हूं, अभी s 366 का वैल्यू मिलेगा, 366/2 होता है 183, एंड 20 + 365 होता है बच्चा 385। थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो सकता है, 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट नंबर है, आप लोग के लिए बाय हाथ का खेल है। तो यहां पे 366 का वैल्यू मिलेगा s 366 का, एंड दैट विल बी इक्वल टू एक बड़ा सा नंबर मिलेगा बच्चों, एंड दैट विल बी 70,455। वाव, क्या इनिशिएशन किया था ना बच्चा सानिका ने। पहले दिन 10 रुपए 11 रुपए से स्टार्ट किया बट पूरे साल में शी वॉज एबल टू सेव 70,455 रुपीज। दैट्स अ ग्रेट वन, राइट। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हैं बच्चा, द टोटल सेविंग्स ऑफ सानिका was done in an entire year जो था, that was rupees 70,455 and it was as simple as that। बच्चा आशा करते हो आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट नहीं लग रहे, काफी इजी है ना बच्चा। तीनों क्वेश्चन SN फॉर्मूला से रिलेटेड थे एंड तीनों क्वेश्चन इजी थे, आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना था A एंड D का एंड N का वैल्यू, वेरी इजी। चलो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, लेट्स गो फॉर द 4th क्वेश्चन। यहां पे प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 ही है। There is an auditorium with 27 rows of seats। बच्चों मेरा ये क्वेश्चन फेवरेट में से एक है, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर है, आप लोग को भी अच्छा लगेगा भले ही ये लेंथी क्वेश्चन क्यों ना हो, बट यहाँ पे बच्चे काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूं, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। There is an auditorium with 27 rows of seats। बच्चों ऑडिटोरियम क्या होता है आपको तो पता ही है। चलो ऑडिटोरियम अगर नहीं भी पता रहेगा तो आप लोग को ये तो पता है कि आप लोग थिएटर में तो जाते ही, मल्टीप्लेक्सेस थिएटर्स आपको तो पता है। तो वहां पे तो आपने देखा ही होगा बच्चा, आपका मन चाहा सीट आप लोग ढूंढते हो, तो A B C D से लेकर ऐसा काफी सारे रोज होते हैं वहां पे, एंड हर रो में एक स्पेसिफिक सीट होता है कि नहीं बच्चा। यहां पे भी ऑडिटोरियम में टोटल कितने रो ऑफ सीट है? 27 सीट्स नहीं है बच्चा, 27 रोज ऑफ सीट्स है, मतलब 27 रो है टोटल। हर रो में सेम नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, तो हर रो में सेम नंबर ऑफ सीट नहीं है मतलब क्या बच्चों, यहां पे अगर आप लोग देखोगे देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, मतलब पहले रो में आपके पास 20 सीट है। उसके बाद में अगर आप दूसरे रो में जाओगे ना तो वहां पे आपको 20 सीट नहीं मिलेंगे, उल्टा 2 सीट बढ़कर मिलेगा, 22 सीट मिलेगा, मतलब ऑडिटोरियम कुछ ऐसा जा रहा है। उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे थर्ड रो में कितने सीट्स है तो 24 सीट्स है, मतलब आप देख सकते हो बच्चे यहां पे हर रो में 2 से सीट बढ़ते जा रहा है। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो क्या यहां पे मुझे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल रहा है क्या? यस, यहां तक तो आपको समझ में आ ही चुका रहेगा दैट द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ द सीट्स दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर इज 20, 22, 24 एंड सो ऑन। 2 से बढ़ेगा। सिंपल है, यहां पे आपको A का वैल्यू मिल जाएगा जो कि 20 है, एंड यहां पे D का वैल्यू मिल जाएगा 22 - 20 दैट इज इक्वल टू 2। यहां तक तो सबको समझ में आया। इनफैक्ट मैंने क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं अब तक पूरा, बट फिर भी इतना तो आप लोग को सबको समझ में आ ही चुका रहेगा। अब इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है यहां से। बच्चों आप लोग इसके बाद का स्टेटमेंट पढ़ो, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चा, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। काफी सारे बच्चों को लगता है यहां पे S15 आ जाएगा। पहली बात तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स तो बोला नहीं था, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द 15 रोज नहीं बोला था। उन्होंने बोला बच्चा टोटल नंबर ऑफ सीट्स नहीं, नंबर ऑफ सीट्स निकालना है सिर्फ एंड सिर्फ 15th रो की, मतलब सिर्फ उनको 15th रो को इंटरेस्ट है, बाकी वाले रोज में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप टोटल तो निकाल नहीं रहे हो, आप सिर्फ 15वें रो में कितने सीट्स है उतना ही निकाल रहे हो, एक स्पेसिफिक चीज हो रही है। तो यहां पे हम लोग S15 नहीं निकालते बच्चा, वी आर फाइंडिंग आउट द T15। एक पर्टिकुलर चीज की बात होती है ना, एक पर्टिकुलर टर्म की बात होती है ना बच्चा, तो वहां पे हम T15 यूज करेंगे, मतलब TN यूज करेंगे। हाँ, अगर आप लोग को क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला था ना, हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द 15 रोज, 15 रो में पूरा टोटल सीट्स कितने हैं पहले से लेकर 15 आपको सारा ऐड करना पड़ता, बट यहां पे सिर्फ एंड सिर्फ 15th रो की बात हो रही है।
तो आप लोग यहाँ पे T15 निकालोगे। मतलब T15 निकालना मतलब जाहिर सी बात है हम यहाँ पे Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। बट हमें T15 निकालना है, मतलब T15 निकालना रहेगा तो n के जगह पे 15 रिप्लेस होगा, a के जगह पे 20 रिप्लेस होगा, n माइनस 1 विल बिकम 15 माइनस 1 एंड d का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 2। सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे बच्चों 20 एज इट इज, 15 माइनस 1 होता है 14, 14 टू जार करके देखो बच्चों, 20 प्लस 14 टू जार होता है 28, तो 20 प्लस 28 बन जाएगा बच्चा 48। आपको पहला आंसर मिल भी चुका है बच्चों। व्हाट डू यू मीन बाय पहला आंसर? इतना ही निकालना था ना? नहीं बच्चों, क्वेश्चन को देखो बच्चों, वहां पे क्या लिखा था, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो, जो कि हमने निकाल लिया। उसके बाद का स्टेटमेंट देखो बच्चों, एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। टोटल, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम भी पूछा गया है। अब बच्चों टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम का मतलब क्या होता है बच्चा? टोटल तो हमको पता है, SN फॉर्मूला आ जाएगा। बट इधर और एक कंफ्यूजन होता है बच्चों, बच्चों को लगता है कि अभी टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकालने वाला है ना, तभी हमने T15 निकाला, अब हम लोग S15 निकालेंगे। रॉन्ग। उन्होंने यहां पे बोला बच्चा हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में टोटल रो कितने थे बच्चों? सबसे पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, देयर आर 27 रोज ऑफ सीट्स। तो अगर टोटल सीट्स निकालना रहेगा तो वो S15 रहेगा या S27 रहेगा? इट विल बी S27 बिकॉज पूरे ऑडिटोरियम के सीट्स का एडिशन हो रहा है एंड टोटल रो हमारे पास 15 नहीं है, टोटल 27 रोज है। आई होप बच्चों ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में से एक है। आई होप आपको समझ में आ चुका रहेगा। चलो S27 पूछा ही है तो SN का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो SN इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नॉर्मल सब्सटीट्यूशन विल डू, SN के जगह पे S27 हो रहा है, मतलब n के जगह पे 27 आ रहा है। n अपॉन 2 विल बिकम 27 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 मतलब 27 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d का वैल्यू है 2। सिंपल कैलकुलेशन तो है बच्चों, 27 अपॉन 2 का कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो डेसिमल में आंसर देगा, रहने दो। 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 विल बिकम 40 बच्चों। 27 माइनस 1 विल बिकम 26 मल्टीप्लाइड बाय 2। सबको पता है बच्चा 26 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना देता है? 26 मल्टीप्लाइड बाय 2 देता है बच्चों 52। आपको अगर ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करना है तो पहला सॉल्व कर ले। 40 प्लस 52 करता है बच्चा 92। 2 के टेबल में भले ही 27 नहीं आता होगा बट 2 के टेबल में 92 तो भले कैंसिल होता है। दैट गिव्स मी द आंसर इज 46, राइट? तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 46 हो जाएगा। 27 मल्टीप्लाइड बाय 46 करना ये आपके ऊपर छोड़ रहा हो बच्चों, आप लोग क्या निकालते हो सबसे पहले चेक करो एंड देन यहां पे क्रॉस चेक करना बच्चा S27 का वैल्यू कितना मिल रहा है। आई एम गेटिंग द आंसर एज 1242 एंड दैट बिकम्स माय सेकंड आंसर ओवर हियर। कितना इजी क्वेश्चन था ना, थोड़ा लेंथी जरूर था, 4 मार्क का क्वेश्चन था बिकॉज दो चीजें एक्सपेक्टेड थी। आई होप यू कैन मैनेज टू डू दिस वन। सिर्फ T15 और S27 में कंफ्यूज मत होना। ओके, द फाइनल स्टेटमेंट यहां पे लिखना ना भूले बच्चों, दैट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो, मतलब नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो कितना है बच्चा? 48 है। बट टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑडिटोरियम में कितने है बच्चा? 1242 है एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। इजी था बच्चा क्वेश्चन, आई होप सबको समझा। 4 क्वेश्चन हो भी गए और 3 क्वेश्चन बाकी है, उसमें एक एक्टिविटी है। चलो लेट्स टेक वन मोर। प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन सच बोलो ना तो बाकी सारे क्वेश्चन से परे है, मतलब डिफरेंट है, पूरी तरह से अलग है। ये क्वेश्चन में ना TN फॉर्मूला यूज होने वाला है ना SN फॉर्मूला यूज होने वाला है, फिर भी ये क्वेश्चन मैंने यहां पे ले लिया है। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में ले सकता था। हम लोग को ने एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स वाला टॉपिक पढ़ा है, अगर आप लोग ने वो पढ़ा नहीं है तो प्लीज जाकर देख लेना, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा कि मैंने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को कैसे निकालना है, उसके ऊपर एक सेशन लिया था। यहां पे भी वही होने वाला है। कैसे पता चला? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। कारगिल का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था बच्चा। कारगिल एक जगह है बच्चों नॉर्थ में, वहां पे टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया था मंडे से लेकर सैटरडे तक। तो मंडे के बाद ही ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद वेंसडे, वेंसडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सॉरी मैं थर्सडे भूल गया शायद से, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे एंड फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है। तो आपने देखा होगा बच्चा यहाँ पे, तो मंडे के बाद ट्यूसडे का रिकॉर्डेड किया यहाँ पे टेम्परेचर, उसके बाद में वेडनेसडे का आया। मतलब आप लोग देख सकते हो कि हर एक दिन का लिया गया एंड हर एक दिन हमेशा एक दूसरे के तुरंत बाद में आता है, कॉन्जिक्यूटिव आता है।
तो क्या मैं बोल सकता बच्चा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आर ऑल कॉन्जिक्यूटिव डेज? मतलब ये क्वेश्चन कॉन्जिक्यूटिव का हो गया। अब कॉन्जिक्यूटिव के बारे में हम लोग ने एक एजम्पशन किया था बच्चा, तो यही एजम्पशन मैं यहां पे सबसे पहला करूंगा बच्चा। मंडे से लेकर फ्राइडे मतलब लेट द टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे बी अज्यूम्ड एज ए माइनस डी। याद करो बच्चों, हमने ए माइनस डी से शुरुआत किया था, कुछ याद है? ए माइनस डी, उसके बाद में ए, उसके बाद में ए प्लस डी, उसके बाद में ए प्लस 2d, सिर्फ डी से बढ़ाते जा रहा हूं, फिर ए प्लस 3d एंड फिर ए प्लस 4d रेस्पेक्टिवली। तो आपको पता चला ना बच्चा यहाँ पे कौन से डेज के लिए कौन सा हम लोग का यहाँ पे टेम्परेचर है। मंडे का ए माइनस डी है, फिर ट्यूसडे का ए हो जाएगा, फिर वेंसडे का ए प्लस डी हो जाएगा एंड ऐसा गो ऑन एंड लास्ट में ए प्लस 4d जो है वो सैटरडे का होगा। सिंपल था, यहां तक सबको समझा? ये एजम्पशन रहेगा मन में, ग्रेट। अब यहां पे क्या करना है मालूम है बच्चों, ये थोड़ा सा डेंजरस पार्ट है। आई वॉन्ट एवरीवन टू प्लीज पे अटेंशन। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अगर सच में बोलो ना, ये कंडीशन अगर मैंने आपको पढ़ा ना अभी आपके सामने, आपको कुछ भी नहीं समझेगा। वो ये है कि बच्चों, द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। बाउंसर जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। इस चीज को समझने के लिए मैंने आपको एक तोड़ तो दिया था बच्चों कि जब भी आपको कुछ समझता नहीं है, क्वेश्चन को ब्रेक करने की कोशिश करना, तोड़ने की कोशिश करना। तो मैंने यहां पे देखो क्या किया, पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के जगह मैंने यहां पे सिर्फ एंड सिर्फ अंडरलाइन देखो कितना किया, द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे, बस स्टॉप। द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मतलब सम का मतलब एडिशन होता है, बट किसका किसका एडिशन करना है? मंडे का टेम्परेचर और सैटरडे का टेम्परेचर को ऐड करना है। अब मंडे का टेम्परेचर क्या अज्यूम किया था? ए माइनस डी किया था, ऊपर देखो। एंड सैटरडे का टेम्परेचर क्या था बच्चा? ए प्लस 4d था। कुछ याद आ रहा है? द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे मतलब एडिशन ऑफ ए माइनस डी एंड ए प्लस 4d। यहां तक सिंपल था। अच्छा, वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर। बच्चों लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था मोर का मतलब क्या होता है। मोर का मतलब होता है एडिशन। तो 5 डिग्री ज्यादा है, तो 5 डिग्री ज्यादा मतलब उसको हम +5 करके लिखते हैं, एंड वो भी एकदम कोने में लिखते हैं, क्योंकि कांस्टेंट को कोने में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। तो मैंने 5 डिग्री मोर था वो, तो 5 को राइट हैंड साइड में लिखा, +5 लिखा, वो 5 ज्यादा है। इज दैट क्लियर? 5 डिग्री मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। सिंपल, सम ऑफ द, सम का मतलब एडिशन ही होगा फिर से, बट इस बार हम लोग को जो सम लेना है टेम्परेचर का, वो ट्यूसडे एंड सैटरडे का है। अब ट्यूसडे मतलब क्या हो गया बच्चा? हम लोग ने क्या अज्यूम किया? ट्यूसडे को ए कर दिया, एंड यहां पे सैटरडे का तो ऑब्वियसली ए प्लस 4d ही था। तो सेम टू सेम आप लोग देख सकते हैं बच्चा, द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। देखो अभी कैसा ब्रेक किया तो कैसे समझ में आ जाता है। अगर फिर भी नहीं समझा बच्चा, प्लीज इसको फिर से एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब देख सकते हो बच्चों आप लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली आप लोग अगर देखोगे तो मेरे पास एक लेफ्ट हैंड साइड में ए है जो कि राइट हैंड साइड में भी ए है, कैंसिल कर सकता है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में एक और ए है जो कि राइट हैंड साइड में, वो भी कैंसिल कर सकता है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में एक 4d भी दिख रहा होगा आप लोग को, वो राइट हैंड साइड में 4d है, अरे वो भी कैंसिल हो रहा है। बचा क्या? काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर डी बचा। नो, डी नहीं बचा है बच्चों, वहां पे साइन के साथ देखो, वहां पे डी नहीं बचा है, -d बचा है। -d इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। वेरी सिंपल बच्चों, अगर -d का वैल्यू 5 होता है तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय -1 या फिर माइनस को उधर शिफ्ट करो, आपको d का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों -5। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। हमें यहां पे a और d में d का वैल्यू तो मिल गया है पहले कंडीशन से, अभी हमें जाना पड़ेगा a का वैल्यू फाइंड करने के लिए। उसके लिए मेरे पास दूसरा कंडीशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों? यहां पे ध्यान से देखो, इफ द टेम्परेचर ऑफ वेंसडे वाज -30, ये कंडीशन जो है वो काफी इजी है। इफ द टेम्परेचर ऑफ वेंसडे वाज -30, बच्चों जरा सोचो, टेम्परेचर ऑफ वेंसडे -30 देके रखा है, बट हमने भी कुछ अज्यूम किया था। याद है बच्चों, हम लोग ने भी कुछ अज्यूम किया था। यहाँ पे क्या अज्यूम किया था टेम्परेचर ऑफ वेंसडे को? जरा देखो, a -d तो मंडे का था, a तो ट्यूसडे का था, a + d था वेंसडे का, है ना बच्चों? चलो, तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर टेम्परेचर -30 है वेंसडे का, मतलब आई कैन से a + d इज इक्वल टू -30, क्योंकि वही मेरा अजम्पशन है। एंड यहां पे अगर आप लोग देख सकते हो बच्चों, मुझे d का वैल्यू ऑलरेडी मिला है -5, तो a + d क्या हो जाएगा? a + ऑफ -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू -30। अगर आप लोग देखोगे बच्चे यहां पे, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो -5 जो है उसको मैं राइट में शिफ्ट कर सकता हूं, इट विल बिकम बच्चा -30 + 5 बनेगा।
एंड सबको पता है बच्चा -30 + 5 कितना होता है, -25 होता है बच्चों, -35 नहीं। 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने एक बात तो देखा, काफी सारे बच्चे -30 + 5 को -35 लिख के आते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो -30 + 5 -25 देगा। चलो ए का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया। अभी इन्होंने क्या बोला है बच्चों, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज। अदर 5 डेज मतलब कौन सा? वैसे तो इन्होंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 6 दिन का बोला था ना, तो 5 दिन क्यों? क्योंकि इन्होंने वेडनेसडे का ऑलरेडी टेम्परेचर देके रखा है, तो उन्होंने हम लोग से वेडनेसडे का तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं होगा, तो उन्होंने हम लोग से बाकी सारे मतलब मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 5 दिन का पूछा है। सबसे पहला मंडे क्या है बच्चा? मंडे को हमने a - d अज्यूम किया था, तो a - d विल बिकम, a मतलब -25 माइनस d का वैल्यू -5 है, माइनस ऑफ -5 होगा, दैट विल बी -25 + 5। -25 + 5 कितना होता है? -20 होता है, पहला। दूसरा, उसके बाद में हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे जो कि ट्यूसडे है, तो a तो पता ही है बच्चा -25 है, सिंपल। उसके बाद a + d की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है बच्चा, a + d का वैल्यू ऑलरेडी पता है, -30 है, तो रहने दो। फिर a + 2d निकालेंगे, a + 2d मतलब -25 + 2 × -5, जो कि देगा -25 -10 देगा, बिकॉज 2 × -5 -10 होता है, -25 -10 होता है -35। फिर a + 3d निकालेंगे सिमिलर फैशन में, -25 + 3 × -5 दैट इज -25 -15 हो जाएगा, -25 -15 होता है -40। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, a + 4d भी निकालेंगे बच्चों, a + 4d विल बी इक्वल टू -25 + 4 × -5 दैट इज -25 -20, जो कि -45 दे देगा। मेरा यहां पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो फाइनल स्टेटमेंट लिखना ना भूले बच्चों, यहां पे द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज आर -20, -25, -35, -40 एंड -45। अगर आप लोग देख सकते हो बच्चे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने -30 को मिस आउट किया है, बिकॉज -30 तो वेडनेसडे का था, हमें वेडनेसडे का पहले से ही पता था, एंड मैंने बाकी के 5 दिन का यहाँ पे वैल्यू निकाल लिया है, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। अगर आप लोग यहाँ पे वेडनेसडे का लिखना चाहते हो तो लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। टेक्स्ट बुक के पीछे यहाँ पे वेडनेसडे का भी आंसर देखे रखा है, मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत भी है यहाँ पे, बिकॉज उन्होंने 5 दिन का पूछा है, हमने 5 दिन का निकाल के दिया, एज सिंपल एज दैट। चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चा, जो कि आज के क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल में आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में जो एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन लिया है वो तो आराम से हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। ये वाला क्वेश्चन बच्चों प्लीज मार्क करना, एक टाइम ऐसा था 2017 से पहले जब इस क्वेश्चन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। आजकल ये क्वेश्चन थोड़े कम ही आए हैं, एंड कोविड के चलते वगैरह तो एग्जाम्स भी ज्यादा हुए नहीं, तो ये क्वेश्चन आया नहीं है। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आया ही नहीं है काफी टाइम से, उसके चांसेस बहुत होते हैं आने के बच्चों। तो प्लीज नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं थोड़ा टाइम लूंगा बच्चों, ध्यान से सुनना। अ मैन बोरोज 8,000 एंड एग्रीज टू रिपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1,360। एक आदमी ने 8,000 रुपए लिए तो लिए, बट उसने बोला कि मैं देते वक्त इंटरेस्ट के साथ 1,360 का इंटरेस्ट के साथ आपको पूरा दे दूंगा। तो मुझे बताओ बच्चा, एक बंदा अगर 8,000 रुपए लेता है तो 8,000 रुपए उसको देना तो पड़ेगा ही, तो 8,000 तो देना ही है, बट उसके साथ उसको इंटरेस्ट अमाउंट भी देना पड़ेगा, दैट इज 1,360। तो मुझे बताओ बच्चा, उस बंदे को टोटल कितना लायबल होगा वो पेमेंट के लिए, कितना देना पड़ेगा उसको? एब्सोल्युटली बच्चा 8,000 प्लस 1,360, जो कि जाहिर सी बात है बच्चा उसको 9,360 रुपीज देना पड़ेगा। यहां तक कहानी सबको समझ में आई। बट ये आदमी ने क्या बोला मालूम है बच्चा, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे 9,360 ऐसे डायरेक्टली देने को नहीं जमेगा कैश, तो मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू पे दिस, बट मैं ये 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में देने का सोच रहा हूं। 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। बच्चों मंथली इंस्टॉलमेंट पता है ना, हर महीने में थोड़ा किस्तों में हम लोग भरते, देखो थोड़ा थोड़ा अमाउंट, तो 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में देने को तैयार है। तो मैंने क्या सोचा मालूम है, ये 9,360 वो बंदा भरने को रेडी है, यहाँ पे तैयार है, तो उसने 12 इंस्टॉलमेंट्स में देने का सोचा होगा, कुछ ऐसे बच्चों देखो ना, थोड़े पैकेट्स में दे रहा है, 12 टोटल। तो मैंने यहाँ पे 12 बॉक्सेस भी बना के दिया आप लोग को, तो यहाँ पे 12 इंस्टॉलमेंट्स में है। चलो मान के चले बच्चे, यहाँ पे जो भी बॉक्सेस है उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12 ऐसे बोल सकता है बच्चों। मतलब 9,360 को मैं ऐसे टर्म्स में डिवाइड किया हूं, 12 टर्म्स में डिवाइड किए। इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स बच्चों? आई होप सबको यहां तक समझ में आ गया। बच्चों अभी थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। लॉजिक लगाने के लिए ध्यान से सुनो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, एंड एग्री कर रहे होंगे तो मुंडी हिला लेना अपना। अच्छा यहाँ पे देखो बच्चों क्या किया मैंने।
आपको नहीं लगता बच्चा यहां पे उसका सबसे पहला किश्ता जो है, सबसे पहला जो ईएमआई है, मंथली इंस्टॉलमेंट जो है T1, और उसके बाद दूसरा जो है T2, उसके बाद तीसरा जो है T3, एंड ये सारे चीजों को अगर मैं ऐड करता, सारे अमाउंट जो भी है T1, T2, T3, T4, इसको सबको ऐड करता, आपको नहीं लगता बच्चा ये सारे एडिशन का वैल्यू आपको 9360 मिलता? थिंक ऑफ इट बच्चों, है ना? सारे अमाउंट जो है, छोटे छोटे पैकेट में जो अमाउंट है, वो सारे अमाउंट को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे 9360 मिलेगा। मतलब कहना है से बच्चा, द सम ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट्स इज 9360। द सम ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट्स इज 9360। एंड कितने इंस्टॉलमेंट्स है बच्चा? 12 इंस्टॉलमेंट है। मतलब द सम ऑफ 12 इंस्टॉलमेंट्स इज 9360। इसका ये मतलब है बच्चा, इन्होंने हम लोग को S12 का वैल्यू देके रखा है। सम ऑफ 12 इंस्टॉलमेंट्स इज S12 इज 9360। ये कहीं पे भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, आप लोग को समझना था। डिड यू रियली अंडरस्टैंड बच्चा S12 क्यों 9360 बन गया? पहली बात। दूसरा वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा डेंजरस पार्ट है। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय 40। इसको मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय 40 का मतलब है मेरा नया इंस्टॉलमेंट जो मैं भरने वाला हूं ना, वो मेरे पिछले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपए कम रहेगा। इसका मतलब है कि अगर वो मैन आज अगर वो 200 रुपए भरना चाहता है, तो पहला वाला इंस्टॉलमेंट शायद उसका 240 रुपीज था, तो 240 रुपीज उसने पहले महीने में भरा, आज वो 200 रुपए भरेगा। नेक्स्ट महीने में वो और 40 रुपए से कम करेगा, मतलब 160 रुपए भरेगा। फिर नेक्स्ट वाले में 120 रुपीज भरेगा, फिर नेक्स्ट वाले में 80 रुपए भरेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब हर इंस्टॉलमेंट उसका पहले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपए से कम होने वाला है। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग, पहले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपए कम। बच्चों इधर इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो सबको लगेगा अरे हाँ कितना इजी है, मतलब हर बार 40 से कम हो रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस 40 का है, बराबर ना? राइट, बट रॉन्ग। कॉमन डिफरेंस आपका 40 का नहीं होगा बच्चों, बिकॉज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका 40 से कम हो रहा है। पहले अगर 100 रहा था तो अभी 60 हो रहा है, बाद में 60 है तो 20 हो जाएगा। मतलब आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 40 से कम हो रहा है, लेस हो रहा है। एंड जब आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कम होता है बच्चा, डी का वैल्यू पॉजिटिव 40 नहीं होता है, डी का वैल्यू बच्चों नेगेटिव 40 होता है। दिस इज द ओनली मिस्टेक एवरी स्टूडेंट डज, प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक बच्चों। इज दैट क्लियर? कॉमन डिफरेंस 40 नहीं -40 कैसे पता चला ना बच्चों? क्योंकि उसका किस्ते जो हम लोग को भर रहा है वो 40 से कम हो रहा है, सो डी इज इक्वल टू -40। क्लियर है बच्चों? चलो फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। बच्चों फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम लोग को क्या नाम दिया है यहाँ पे? T1 को ही A बोलते हैं, मतलब हम लोग को यहाँ पे A का वैल्यू निकालने बोला है। एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब D का लास्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे T12 है, मतलब हमें T12 निकालना है। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अब बच्चों एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, सर आपने जो डायग्राम बनाया है यहाँ पे, ये जो पूरा स्पाइडर वेब टाइप, क्या ये एग्जाम में बनाने का है? द आंसर टू दिस इज बिल्कुल भी नो। ये वाला जो मैंने आपको बताया है बच्चों, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है। यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। आप डायरेक्टली S12 इज इक्वल टू 9360 लिख सकते हो। चाहो तो उसके पहले एक स्टेटमेंट लिख सकते हो बच्चा, the sum of the 12 installments is 9360, therefore S12 is equal to 9360। फिर एक और स्टेटमेंट जो दिया है बच्चा, each installment is less than the preceding one by 40, therefore D is equal to -40। थोड़ा सा प्रिसाइज लगेगा, अच्छा लगेगा। क्लियर है गाइस? चलो इतना हो चुका बच्चों, सबको समझा। अब ना यहाँ पे S12 का वैल्यू 9360 दिया है, D का वैल्यू -40 दिया है। तो अगर S12 का वैल्यू ही उन्होंने दिया है, तो क्यों ना हम लोग SN का फॉर्मूला यूज करें। SN is equal to n/2 2a plus n-1 मल्टीप्लाइड बाय डी। बट बच्चों n के जगह पे क्या रिप्लेस करना है? जो दिया है गिवन ही जीवन है, n के जगह पे हम S12 करेंगे, क्योंकि S12 का वैल्यू पता है, इज इक्वल टू 12/2 बनेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू नहीं पता है, वही फाइंड करना है, प्लस n-1 मतलब 12-1 मल्टीप्लाइड बाय डी का वैल्यू -40 है। साइन में गड़बड़ मत करना बच्चों। इस बार एक और सब्स्टिट्यूशन बाकी है। इस बार हमें S12 का वैल्यू पता है बच्चों, S12 का वैल्यू है 9360, तो 9360 इज इक्वल टू 12/2 6 बनता है। 2 इंटू ए विल रिमेन द सेम, 12 - 1 11 होता है, 11 मल्टीप्लाइड बाय -40 एज इट इज। आप लोग चाहो तो 6 को मल्टीप्लाई कर सकते हो ब्रैकेट के साथ, बट डिफिकल्ट पड़ेगा, इससे अच्छा 6 को वहां पे शिफ्ट करो बच्चों। 9360 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा,
is equal to 2a. 11 multiplied by -40 gives me -440, तो यहाँ पे -440 आ गया. 9360 डिवाइड बाय 6 करोगे ना बच्चा, आप लोग को 1560 करके मिलेगा आंसर. ट्राई कर लेना. इज इक्वल टू 2a माइनस 440. -440 को वहां पे शिफ्ट करो, यू विल गेट 1560 प्लस 440, दैट विल बी इक्वल टू 2a. तो 2a का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू 2000. अगर 2a का वैल्यू 2000 मिला तो a का वैल्यू कितना मिलना चाहिए बच्चों? 1000 मिलेगा, बिकॉज अगर डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ऑन बोथ दी साइड. a का वैल्यू 1000 मिला. क्या उन्होंने हम लोग से a का वैल्यू पूछा था? हाँ, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहला आंसर निकाल दिया. द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज a, दैट इज 1000. बट उन्होंने हम लोग से एक और चीज पूछा था बच्चा, लास्ट इंस्टॉलमेंट. लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब लास्ट वाला 12वां इंस्टॉलमेंट था, मतलब T12 निकालने बोला था. अब T12 निकालने बोला है तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे Tn का फॉर्मूला यूज करूंगा. Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d. बट T12 पूछा है तो n के जगह पे 12 आएगा, a के जगह पे 1000 प्लस n माइनस 1 विल बिकम 12 माइनस 1. d का वैल्यू है बच्चों कितना? -40. फिर से साइन में गड़बड़ मत करना. T12 इज इक्वल टू 1000 प्लस 12 माइनस 1 11 होता है. 11 मल्टीप्लाइड बाय -40, दैट विल बिकम कितना बच्चा? -440. उधर भी मिला था, इधर भी मिल रहा है. 1000 माइनस 440 करोगे तो आपको मिलेगा 560 एज द आंसर. एंड आप लोग यहां पे लिख सकते हो बच्चा इसका दूसरा आंसर भी, दैट इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज 560. बच्चा यहां पे आप लोग गलती भी करते हो ना, इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए एग्जाम में आपके पास एक ऑप्शन है. आप लोग देख सकते हो बच्चा, आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 1000 रुपए है एंड आगे जाकर लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है 560 है. क्या मैं सही हूं? बराबर सही हूं. क्यों? क्योंकि बोला गया था क्वेश्चन में कि हर किस्ता जो है, हर इंस्टॉलमेंट जो है उसका, वो धीरे धीरे 40 रुपए से कम हो रहा है. तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में उसने ज्यादा ही भरा होगा, अब उसने कम भरा है. तो 1000 से स्टार्ट किया एंड 560 में आकर रुक गया. वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड. तो फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हो बच्चों यहां पे. द फाइनल स्टेटमेंट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट as well as the last installment are 1000 and the 560 rupees respectively, because first 1000 है and last 560 है. This is how you complete this particular question as well. थोड़ा lengthy जरूर था बच्चों, but you can definitely manage and it was as simple as that. ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आने को चांसेस ज्यादा है. तो बच्चों आई होप सब लोग को यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स पूरी तरह से समझ में आ चुका है. एक आध दो वर्ड प्रॉब्लम थोड़े एडवांस जरूर है, बट आप लोग मैनेज कर लोगे बच्चों, मुझे पता है. ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट 3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है बच्चों. ये क्वेश्चन नंबर 14 है. ये क्वेश्चन आपको आराम से एकदम आसानी से आ जाएगा, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है जो आप लोग ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. आपको सिंपल इंटरेस्ट आता है, 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा. ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट. चेक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इफ द टोटल इंटरेस्ट एपी में बनता है कि नहीं. अगर वो एपी होता है, इफ दिस इज एन एपी, देन फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स. फॉर दिस कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी. सबसे पहले इन्होंने हम लोग को खुद दिया है बच्चा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं. PNR अपॉन 100 बोलते हैं, P इंटू R इंटू N अपॉन 100 जो भी है. सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर बोला है बच्चा. प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने 1000 लिखा था. R का वैल्यू यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया था एंड N इज नंबर ऑफ ईयर्स बच्चा. तो सबसे पहला ईयर चल रहा है इसलिए 1 आएगा, डिवाइडेड बाय 100 जो कि फॉर्मूला में लिखा है. इसको सॉल्व करो बच्चों, 0 गेट्स कैंसल्ड, तो दोनों 0 कैंसिल हो गए, तो बचा क्या? सिर्फ आंसर मिलेगा सिर्फ 100. तो यहाँ पे 100 है, मतलब उसको पहले ईयर में 100 रुपीज मिला. उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स है. आप देख सकते हो बच्चा फॉर्मूला सेम रह रहा है, सिर्फ n का जो वैल्यू 1 था उसके जगह पे 2 आ रहा है, क्योंकि 2 ईयर्स के बाद में पूछा है. तो जाहिर सी बात है 100 का 200 होने वाला है. वेरी सिंपल. उसके बाद का जो है सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स, इधर बच्चों थोड़ा सा ध्यान से संभल के. सबसे पहला प्रिंसिपल तो 1000 रुपए ही है उसका, तो वो सेम रहेगा. फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का ही दिया है तो 10 ही रहेगा, बट इस बार 3 साल बोला है इसलिए 3 आ जाएगा. सिंपल है ना. एंड उसका आंसर तो उन्होंने ऑलरेडी देकर रखा है 300. बच्चों अगर पहले साल में उसको इंटरेस्ट 100 रुपए का मिल रहा है, सेकेंड ईयर में 200 रुपए है, थर्ड ईयर में 300 है, तो जाहिर सी बात है बच्चों 4th ईयर में कितना रहेगा? 400. वो 400 लिख के दिया हो. फिर 5th ईयर में कितना रहेगा? 500, तो वहां पे मैंने 500 लिखा. फिर 6th ईयर में कितना रहेगा बच्चा? 600. अब मुझे बताओ बच्चों, पहला क्वेश्चन उन्होंने बोला था बच्चा चेक एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या सामने दिया हुआ जो इंटरेस्ट अमाउंट मिल रहा है क्या वो एपी में है क्या? जाहिर सी बात है 100, 200, 300, 400, 500, 600. अरे कॉमन डिफरेंस ऑफ 100 से जा रहा है, मतलब ये एपी है. अगर ये एपी है बच्चों तो हमें यहाँ पे ए और डी का वैल्यू तो मिल ही जाएगा. डी का वैल्यू तो सिंपल है बच्चा, 100 है. 100 से बढ़ रहा है. एंड ए का वैल्यू कितना है बच्चा? वो भी फर्स्ट टर्म देख सकते हो बच्चा, सबसे पहला प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज था, तो ए इज इक्वल टू 100 है.
ये एपी हो गया। उन्होंने बोला बच्चा फाइंड द अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद में उसका इंटरेस्ट अमाउंट कितना रहेगा। तो जाहिर सी बात है उन्होंने हम लोग को T20 निकालने बोला। सब कुछ तो देखे रखा, टीएन का फॉर्मूला सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना। तो टीएन के जगह पे T20 हो गया है, तो ए के जगह पे हमें 100 डालना है, n-1 तो लिख के दिया है 20-1, डी के जगह पे 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने वाला पार्ट में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं बच्चों, मुझे पता है आप लोग कर पाओगे। 20-1 पहला कर लेना, 19 मिलेगा, 19 इंटू 100 करो, 1900 मिलेगा, उसको 100 से ऐड करो, 2000 मिलना चाहिए। चेक करो बच्चों, डिड यू रियली गेट द आंसर एज 2000 और नॉट। सिंपल है। फाइनल स्टेटमेंट लिखो बच्चों, द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर द 20 ईयर्स पास्ट, तो यहां पे विल बी ₹2000। आप लोग देख सकते हो बच्चों, दिस इज द यहां पे डिसिप्लिन। आप लोगों ने डिसिप्लिन देखा बच्चा, यहाँ पे मैंने रुपीज लिखना ना भूला हो। आप लोग भी ऐसे सारे चीजें, छोटे छोटे चीजें भूलना मत बच्चा, इसके वजह से मार्क्स जाते हैं। ओके बच्चा, so that will be ₹2000 and this is how you have completed this question as well and it was as simple as that। तो बच्चा मुझे लगता है कंपैरेटिवली वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्यादा इजी लग रहे होंगे आप लोग को। अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो भी प्रैक्टिस करते रहना, अगर इजी भी लग रहा है तो भी प्रैक्टिस करते ही रहना। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। द लास्ट सेशन रहेगा फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच विल बी द हॉट्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 3 क्वेश्चन का सीरीज होगा, दैट्स इट, एंड देन वी विल ऑफिशियली कंप्लीट विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप बच्चों, आशा करता हूं आज का सेशन आपको समझा है, वर्ड प्रॉब्लम्स आपको इजी लगा है। इसको मैं प्लेलिस्ट में डाल ही दूंगा, आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है बच्चों तो डू हिट द लाइक बटन, एक तो लाइक बटन तो बनता ही है। शेयर करो विद ऑल योर फ्रेंड्स बच्चों, एंड सब्सक्राइब करना ना भूले इफ यू आर न्यू टू द चैनल। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड बाय।